दिस इज 92.7 बिग एफएम। एक छोटी सी कहानी। आजकल कहानियां लोग भेजने लगे हैं मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं तो अच्छा रहेगा। एक बूढ़ी माई फुटपाथ पर संतरे बेचा करती थी। एक लड़का नौजवान राजेश अक्सर संतरे खरीदता था। राजेश हमेशा संतरा खरीदने के बाद एक एक संतरे की फांक चखता और कहता, ये कम मीठा है माई, ये मीठा नहीं है, तो देख ले, खुद चख के देख ले। तो बूढ़ी माई संतरा चखती और कहती, ना बाबू, मीठा तो है। राजेश उस संतरे को वहीं छोड़कर गर्दन झटकते आगे बढ़ जाता। ये रोज का सिलसिला था। एक दिन राजेश की पत्नी ने राजेश से सवाल किया, ये संतरे हमेशा मीठे ही होते हैं, फिर भी तुम हमेशा ऐसा बिहेव क्यों करते हो कि संतरा मीठा नहीं है, खुद ही चख ले। राजेश मुस्कुराया और जवाब दिया, मुझे मालूम है कि बूढ़ी माई के संतरे बहुत मीठे होते हैं, लेकिन वो खुद कभी नहीं खाती। इस तरह मैं उस माई को एक संतरा खिला देता हूं। उस बूढ़ी औरत के बगल में एक औरत सब्जी बेचा करती थी। एक दिन सब्जी वाली ने बूढ़ी औरत से राजेश का जिक्र करते हुए पूछ लिया। वो झक्की लड़का संतरे खरीदकर हमेशा खट्टे संतरे कहकर चकचक करता है, और मैं देखती हूं कि तू हमेशा उसकी चकचक के चक्कर में उससे ज्यादा संतरे तौल कर दे देती है। ऐसा क्यों करती है तू? बूढ़ी माई ने जवाब दिया, सुन, उसकी चकचक संतरे के लिए नहीं, मुझे संतरा खिलाने के लिए होती है। उसे लगता है कि बात मुझे पता नहीं, मैं तो बस उसका प्यार देखती हूं रे। पलड़ों पर संतरे अपने आप चढ़ जाते हैं। व्हाट ए स्टोरी, हार्ट टचिंग स्टोरी। ऐसी ही हार्ट टचिंग बातों के साथ मैं प्रोग्राम शुरू करता हूं, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। पहली कहानी, क्या हुआ जब बच्ची टुनटुन गिर पड़ी छत से, बताऊंगा आज। साथ ही एक और दिलचस्प किस्सा, प्रेमनाथ देखने गए बिना टिकट फिल्म, पकड़े गए, अपमान हुआ। तो अपमान में प्रेमनाथ ने गुस्से में खा ली एक कसम। ये छोटी सी कहानी दूसरी कहानी होगी। उसके बाद तुमने पुकारा और हम चले आए। दिल ने फिर याद किया। मैं आज याद करेंगे अभिनेता प्रेम अदीप को। रीमेड इन इंडिया में बात होगी विदेशी फिल्म जिसका टाइटल है इनफ। और फिर इस फिल्म पर, इस कहानी पर कौन सी हिंदी फिल्म बनाई गई। और आखिर में हमारे श्रोता दिलीप सिंह शेखावत के सवाल का जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात होगी 1927 की। अभिनेत्री टुनटुन की उम्र रही होगी 4 साल। 2 साल पहले ही पिताजी माताजी चले गए छोड़कर। सहारा था तो सिर्फ बड़े भाई का। बड़ा भाई 9 साल बड़ा था, 13 साल का होगा। नाम था हरी। अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। हरी का बहन के अलावा कोई नहीं था और बहन का हरी के अलावा कोई नहीं था। लेकिन हरी को था एक्टिंग का शौक। वो गांव में होने वाली रामलीला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता था। एक दिन रामलीला हो रही थी। छोटी टुनटुन घाट पर बैठी रामलीला का आनंद ले रही थी। साथ ही भाई के अभिनय को देखकर तालियां बजाई जा रही थी। रामलीला देर रात तक चलती थी। कुछ घंटों बाद छोटी टुनटुन को नींद आने लगी और झपकी ली, और झपकी लेते हुए टुनटुन अचानक छत से लुढ़ककर नीचे गिर गई। शोर मच गया। हरी मंच पे अपना काम कर रहा था, डायलॉग बोल रहा था। उसने ताड़ लिया। उसे शक हुआ कि कहीं उसकी बहन तो नहीं गिरी। वो अपने डायलॉग बीच में छोड़कर भागा। बहन को देखा और पाया कि बहन बेहोश हो चुकी थी। हरी रामलीला छोड़कर, एक्टिंग छोड़कर सारी रात अपनी बहन की तीमारदारी करता रहा। लेकिन कुछ सालों बाद अपनी बहन को जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला भाई भगवान को प्यारा हो गया। टुनटुन फिर अकेली रह गई। 1942 की बात रही होगी। अभिनेता प्रेमनाथ की उम्र होगी 16 साल की। जबलपुर में रहते थे। 2 चीजों का बहुत शौक था, लड्डू खाने का और फिल्में देखने का। इन दोनों शौक को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। एक दिन बालक प्रेमनाथ को फिल्म देखना था, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मगर फिल्म तो देखना था तो देखना था। पहुंच गए एम्पायर टॉकीज। मौका देखा, दीवार कूदकर घुस गए सिनेमा हॉल के अंदर। सबसे आगे की रो में एक खाली सीट दिखी, डेरा जमा लिया। फिल्म शुरू हुई थी कि जिसकी सीट थी वो आ गया। उसने देखा कि कोई और बैठा हुआ है, शोर मचा दिया।
शोर सुनकर गेटकीपर आ गया और प्रेमनाथ के कान पकड़कर सिनेमा हॉल से बाहर फेंक दिया। यह अपमान पंजाबी जाट के लिए बहुत ज्यादा था। गुस्से में भर गए और सबके सामने चैलेंज कर दिया, एक दिन जिस सिनेमा हॉल से तूने मुझे बाहर निकाला है उसे ही खरीद कर दिखाऊंगा। लोग हंस दिए होंगे, मगर उस दिन के बाद प्रेमनाथ कभी एम्पायर टॉकीज में फिल्म देखने नहीं गए। वक्त गुजरा, चेंज हुआ, प्रेमनाथ बंबई आकर फिल्मों में काम करने लगे, लेकिन प्रेमनाथ एम्पायर टॉकीज वाली बात भूले नहीं थे। खुंदक होती है ना किसी आदमी में, किलिंग इंस्टिंक्ट। इसलिए 1952 में प्रेमनाथ ने मुंह मांगी कीमत पर एम्पायर टॉकीज खरीदकर अपनी कसम पूरी की, उद्घाटन करवाया पापा पृथ्वीराज कपूर से और खुद मालिक बनने के बाद अपनी ही फिल्म बादल रिलीज करवाई। फिल्म प्रोडक्शन और मेकिंग में आर्ट डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट महकमा होता है। अगर आर्ट डायरेक्टर ने सीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट डिजाइन करके सही एनवायरनमेंट एम्बियंस क्रिएट नहीं किया है तो गड़बड़ हो जाती है। आर्ट डायरेक्टर बीरेन नाग एक प्रमुख नाम है आर्ट डायरेक्शन में। 1922 में जन्मे बीरेन नाग का बचपन मायमनसिंह में बीता, जो अब बांग्लादेश में है। बीरेन तकरीबन 14-15 साल के रहे होंगे तभी अपनी मैट्रिक पढ़ाई पूरी करने से पहले ही उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़कर वो बांग्लादेश के शहर खुलना चले गए और यहां उन्होंने एक आर्ट स्कूल ज्वाइन कर लिया। अगले 1.5 साल इस शहर में बिताने के बाद बीरेन नाग चले आए कलकत्ता। न जान न पहचान, अनजान शहर में बिना किसी रेफरेंस के, उस पर जेब भी लगभग खाली। पहला दिन तो एक पार्क में गुजरा और रात कटी एक बूढ़े आदमी के घर पर। उनकी मुलाकात वहां के एक आर्ट स्कूल की लेडी वाइस प्रिंसिपल से हो गई। सीधे सीधे बीरेन को वाइस प्रिंसिपल की हेल्प से स्कूल में दाखिला मिल गया। साथ ही इस लेडी ने शहर के एक लोकल सिनेमा हॉल के मैनेजर से भी उनकी मुलाकात करवा दी। मैनेजर ने उन्हें सिनेमा हॉल के बाहर टिकट विंडो के ऊपर शो टाइमिंग लिखने का काम दे दिया। इस काम से उन्हें कुल मिलाकर 25 रुपए की इनकम हो जाया करती थी। 1940 के आने तक बीरेन ने बहुत अच्छे मार्क्स से आर्ट में डिप्लोमा ले लिया। इसी दौरान उनको असिस्टेंट कैमरामैन के काम का मौका मिल गया। इस दौरान वो आर्ट स्कूल से भी जुड़े रहे। अगले 3 सालों तक बीरेन नाग असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पर काम करते रहे और तब उनकी मुलाकात हुई आर्ट डायरेक्टर ब्रातिन टैगोर से। ब्रातिन को जब बीरेन के आर्ट स्कूल बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो उन्होंने बीरेन को आर्ट डायरेक्शन में काम करने का ऑफर दे डाला और बीरेन बन गए उनके असिस्टेंट। 1-2 फिल्मों में ब्रातिन को असिस्ट करने के बाद बीरेन को इंडिपेंडेंट आर्ट डायरेक्टर के तौर पर फिल्म अरक्षन्या में काम करने का मौका मिला। 1950 में आर्ट डायरेक्शन के साथ साथ उन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर जिंघांसा नामक फिल्म को प्रोड्यूस भी किया। यह फिल्म बहुत सफल रही। एक सफल फिल्म बनाने के बावजूद उन्होंने आगे कोई फिल्म नहीं बनाई, बल्कि कलकत्ता ही छोड़ दिया और चले गए मद्रास। यहां आकर उन्होंने आर्ट डायरेक्टर के तौर पर नरासू स्टूडियो ज्वाइन कर लिया। कुछ समय वहां काम करने के बाद फाइनली 1953 में बीरेन आ पहुंचे माया नगरी मुंबई में। मुंबई में आर्ट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने देवानंद गीता बाली स्टारर फिल्म फेरी और गीता दत्त राम सिंह स्टारर फिल्म सैलाब की। फिल्म फेरी को डायरेक्ट किया था मेमन गुप्ता ने और सैलाब के डायरेक्टर थे गुरुदत्त। इन दोनों फिल्मों के दौरान देवानंद और गुरुदत्त को बीरेन नाग का काम बहुत पसंद आया और फिर हुआ ये कि देवानंद ने उन्हें फिल्म सीआईडी के आर्ट डायरेक्शन के लिए साइन कर लिया। इसके अलावा उन्होंने देवानंद के लिए 9-2-11, काला पानी, काला बाजार और तेरे घर के सामने भी फिल्में की। गुरुदत्त के साथ उनकी पहली फिल्म थी प्यासा। इसके बाद उन्होंने 14वीं का चांद और साहब बीबी और गुलाम में भी गुरुदत्त के लिए काम किया। फिल्म 14वीं का चांद में उनके डिजाइन किए गए सेट देखने लायक थे और यही वजह थी कि 1960 में आई इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी प्रदान किया गया। सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार ने
जब 1962 में 20 साल बाद फिल्म का निर्माण किया तो उन्होंने फिल्म के डायरेक्शन के लिए साइन किया बीरेन नाग को। डायरेक्टर के तौर पर पहली ही फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। उनकी दूसरी डायरेक्ट की हुई फिल्म थी कोहरा। फिल्म में बीरेन के गाइडेंस में आर्ट डायरेक्शन करने वाले जीएल जाधव और टीके देसाई ने बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। फिल्मों में बीरेन नाग का यह सफर आगे नहीं चल सका क्योंकि इस फिल्म की रिलीज के कुछ समय बाद ही 1964 में बीरेन नाग की असमय मृत्यु हो गई। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में छोटा मगर यादगार सफर तय किया। बीरेन नाग को प्यासा, साहिब बीबी और गुलाम और 14वीं का चांद जैसी क्लासिक फिल्मों के आर्ट डायरेक्शन के लिए सदैव याद किया जाएगा। दिल ने फिर याद किया में आज हम याद करेंगे अभिनेता प्रेम अदीब को। प्रेम अदीब 10 अगस्त 1916 को सुल्तानपुर में पैदा हुए थे। नाम रखा गया शिव प्रसाद। शिव प्रसाद को बचपन से ही झुकाव था अभिनय की तरफ। 18 साल की उम्र में हीरो बनने का ख्वाब लिए पहुंच गए कलकत्ता। बहुत संघर्ष किया, काम नहीं मिला तो लाहौर पहुंच गए। वहां भी निराशा हाथ लगी तो आखिर में किस्मत उन्हें ले आई बंबई। 1936 में प्रेम अदीब को एक ब्रेक मिला। फिल्म का नाम था रोमांटिक इंडिया। उसके बाद फिदाए वतन, प्रतिमा, इंसाफ, खान बहादुर, तलाक जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। 1938 की फिल्म निराला हिंदुस्तान से पहली बार वो बने हीरो और नाम पड़ गया प्रेम अदीब। हीरोइन थी शोभना समर्थ। फिर घूंघट वाली, भोले भाले, साधना, सौभाग्य, चूड़ियां, स्टेशन मास्टर, स्वामीनाथ, दर्शन, भरत मिलाप इत्यादि जैसी फिल्मों के साथ प्रेम अदीब दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में सफल हो गए। 1943 में विजय भट्ट की फिल्म राम राज्य में प्रेम अदीब को भगवान राम की भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला और इस फिल्म ने इतिहास रच डाला हर तरह से। प्रेम अदीब ने 25 साल के अपने एक्टिंग करियर में लगभग 67 फिल्मों में काम किया। 2 फिल्मों का निर्माण भी किया, देहाती और राम विवाह। तलाक, निराला हिंदुस्तान, भोले भाले, साधना, सौभाग्य, दर्शन, चूड़ियां, स्टेशन मास्टर और पुलिस जैसी फिल्मों में प्रेम अदीब ने गाने भी गाए। 26 फरवरी 1943 को प्रेम अदीब की शादी हुई प्रतिमा से। एक संतान है, एक बेटी जिसका नाम रखा दामिनी। 1949 में फिल्म राम विवाह की शूटिंग के दौरान एक कार दुर्घटना में प्रेम अदीब बहुत घायल हो गए। उनकी किडनीज को बहुत नुकसान पहुंचा, सेहत खराब रहने लगी और 25 दिसंबर 1959 की शाम अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ और प्रेम अदीब मात्र 43 साल की अवस्था में दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी आखिरी फिल्म अंगुलीमाल उनके निधन के बाद ही रिलीज हुई। प्रेम अदीब को पुनीत स्मरण, विनम्र श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन। रीमेड इन इंडिया। 2002 में आई एक विदेशी फिल्म की बात, डायरेक्टेड बाय माइकल एप्टेड, स्टारिंग जेलो, आज जिसको बोलते जेनिफर लोपेज, बिली कैंपबेल, टेसा एलन एंड जूलियट लुइस। फिल्म का नाम था इनफ। फिल्म की कहानी है LA लॉस एंजलिस में रहने वाली एक लड़की की जो वेट्रेस है, नाम है स्लिम। एक दिन एक कस्टमर मिच हिलर से स्लिम की मुलाकात होती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं, धीरे धीरे प्यार हो जाता है और उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। एक बच्ची होती है जिसका नाम रखते हैं ग्रेसी। मगर कुछ सालों बाद स्लिम को पता चलता है कि मिच उसको चीट कर रहा है। डार्सेल नाम की किसी औरत के साथ उसके नाजायज ताल्लुक हैं। स्लिम जब मिच से इस बारे में चर्चा करती है तो मिच उसकी पिटाई कर देता है। मिच स्लिम को चैलेंज देता है कि अगर वो उसे फाइट में हरा दे तो ही वो डार्सेल से रिश्ता खत्म करेगा। उस दिन के बाद अक्सर बात बात पर मिच स्लिम को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। स्लिम के दोस्त उसे समझाते हैं कि वो मिच को छोड़ दे, लेकिन स्लिम अपनी बेटी को बाप से अलग नहीं करना चाहती है और मिच के जुल्म बर्दाश्त करती रहती है। मिच की ज्यादतियां, टॉर्चर्स इतने बढ़ जाते हैं कि एक दिन स्लिम अपनी बेटी को लेकर घर से भाग जाती है।
इधर मिच अपनी बीवी स्लिम के क्रेडिट कार्ड्स और सारे अकाउंट्स फ्रीज कर देता है। स्लिम बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए भटकती रहती है। जहां भी जाती है वहां मिच और उसके साथी पहुंच जाते हैं। घटनाक्रम आगे बढ़ता है। स्लिम अपने पिता की मदद से एक घर लेती है और नाम बदल कर रहना शुरू कर देती है। कुछ महीने ठीक से गुजरते हैं, लेकिन एक दिन वहां भी मिच पहुंच जाता है और उसे परेशान करने लगता है। आखिरकार स्लिम अपनी बेटी को एक दोस्त के यहाँ छोड़ देती है और एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर से क्राव मैगा की ट्रेनिंग लेकर पहुंचती है मिच के पास। स्लिम मिच को फाइट के लिए चैलेंज करती है। स्लिम फाइट में मिच को घायल कर देती है। वो मिच को खत्म कर देना चाहती है, लेकिन कर नहीं पाती है। तभी मौका पाकर मिच स्लिम पर हमला कर देता है। फाइट होती है। फाइट के दौरान खिड़की से गिरकर मिच की मौत हो जाती है। उसके बाद स्लिम अपनी बेटी के पास चली जाती है। इसी प्लॉट पर हिंदी में एक फिल्म बनी थी 2004 में, जिसे डायरेक्ट किया था राजेश सिंह ने, स्टारिंग डायना हेडन, शावर अली एंड नीना कुलकर्णी। फिल्म का नाम था अब बस। हरियाणा के दिलीप सिंह शेखावत का सवाल, संगीतकार जयदेव का जन्म कहाँ हुआ था? शेखावत साहब, जयदेव मूलतः पंजाबी थे। उनका जन्म 3 अगस्त 1918 को केनिया की राजधानी नैरोबी में हुआ था, जहां उनके पिताजी नौकरी पे थे, नौकरी किया करते थे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे उत्तर से संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं आज इस कार्यक्रम को विराम देना चाहता हूं। फिर आपसे भेंट होगी। सुनते रहें सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।